हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम और ऑनर्स का सब्जेक्ट है सिक्स सेमेस्टर का कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और यही चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी। पीवाईक्यू वगैरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूसी राज्य की प्रकृति का उसके संघीय और केंद्रीकृत प्रथाओं के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यानी आपको जो रशियन स्टेट है इसका नेचर आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो फेडरल सिस्टम है इसको बताना है और जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से देखते हैं, पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें हम दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपस में एक देश के राजनीतिक सिस्टम को दूसरे देश के राजनीतिक सिस्टम से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा देश है। ठीक है, ये आपको एशिया में भी दिखता है, यूरोप के साइड भी दिखेगा, यानी यूरेशिया वाला जो हिस्सा है उसमें ये आपका रूस आ जाता है। ठीक है, और इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखें। इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई सारी विविधता से इसकी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। यानी इतना बड़ा ये देश है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यानी विविधता बहुत है यहाँ पे। ठीक है, इतनी विविधता जो है उसका असर इसकी राजनीतिक व्यवस्था में भी हमको देखने को मिलता है। 1993 के संविधान के अनुसार रूस एक संघीय राज्य है। अब बहुत ध्यान से समझना है इसका मतलब। रूस जो है एक संघीय राज्य है। ठीक है, यानी कई सारे संघ है, उनको मिला के बना है रूस, जिसमें अलग अलग संघीय इकाइयों को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, अलग अलग जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भी मान्यता दे रखी है। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो रूस की शासन व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा केंद्रीकृत है। यानी नाम का संघीय है, एक्चुअल में देखा जाए तो केंद्रीकृत है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूँ कि देखिए, रूस के संविधान को अगर हम देखें तो रूस के संविधान में संघीय ढांचे का वर्णन करा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे रूस में एक केंद्र सरकार होगी। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, लेकिन देश को अच्छे तरीके से अगर चलाना है तो अलग अलग राज्यों में भी उसको, प्रांतों में उसको बांटा हुआ है। ठीक है, यानी जो संघीय इकाइयां बोला जाता है या यूनिट बोला जाता है, ठीक है, उस हिस्से में रूप में इसको बांटा गया है। जैसे आप भारत में देखते हो ना, हमारे भारत में हमारे राज्य होते हैं। ठीक है, हमारा केंद्र केंद्र की सरकार होती है, राज्यों की सरकार होती है, स्टेट होते हैं, फिर हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं। इस तरीके से हमारा देश बटा होता है। ऐसे ही रूस भी बटा हुआ है। तो ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, आगे इसको हम देखेंगे। इसलिए रूस को औपचारिक रूप से तो हम संघीय, यानी नाम का मान लो संघीय है, एक्चुअल में जो यहाँ पे पावर होती है वो केंद्रीकृत है। यानी कि मतलब एक सरकार है यहाँ पे, केंद्रीय सरकार, उसके हाथ में ही पावर होती है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। आगे चलते हैं, रूस की संघीय प्रकृति। ठीक है, इसके नेचर को समझते हैं। तो रूस के संविधान में संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया है। इसमें गणराज्य, क्रोए, ओब्लास्ट, संघीय शहर, स्वायत्त क्षेत्र जैसी संघीय इकाइयां शामिल है। ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे कई चीजें हैं, जैसे गणराज्य। जैसे देखो, रूस जो है ये पूरा एक देश है, इसके अंदर कुछ गणराज्य बटे हुए हैं, कुछ ओब्लास्ट कहलाते हैं, कुछ संघीय शहर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा रूस बटा हुआ है। तो ये आखिर क्या इसका मतलब होता है, एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गणराज्य की। तो गणराज्य क्या है, तो रूस के भीतर ही ऐसे राज्य हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है इन रिपब्लिक्स का। ठीक है, ये आमतौर पे क्या होते हैं, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे कोई खास गैर रूसी, याद रखना, गैर रूसी कम्युनिटी, यानी ऐसा जातीय समूह रहता है जो गैर रूसी है। ठीक है, जैसे कि आपको ये कहाँ पे अल्पसंख्यक है, जैसे कि ये जो तातारिस्तान है, चेचन्या है, ऐसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, और बाकी प्रांतों से इसको थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता भी मिली हुई है, यानी कुछ विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं इस क्षेत्र को। तो ये तो हो गया गणराज्य। इसके बाद आता है ओब्लास्ट। ये ओब्लास्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे मान लो जैसे हमारे भारत में राज्य होते हैं ना, स्टेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, ये हमारे राज्य है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये राज्य होते हैं। ठीक है, यानी जिसको ओब्लास्ट कहा जाता है। और ये रूस के पारंपरिक प्रशासनिक प्रांत है, प्रशासन वगैरह यहाँ से चलाया जाता है। यहाँ पे रसियन लोग रहते हैं, यानी मेनली रसियन आबादी रहा करती है। ठीक है, और यहाँ पे सरकार होती है, गवर्नर होते हैं, वो शासन चलाते हैं। इसके बाद है फेडरल फेडरल सिटीज, जिसको कहा जाता है संघीय शहर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो संघीय शहर ऐसे शहर होते हैं जो अपने आप में एक पूरे राज्य के बराबर दर्जा रखते हैं। ठीक है, यानी ये पूरे राज्य के बराबर दर्जा रखते हैं ये, और स्वायत्त क्षेत्र जैसी ये इकाइयां होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, इसको ओब्लास्ट कहा जाता है। और ये सीधे एक
अलग इकाई का दर्जा इनको दे दिया गया है, ठीक है, एक अलग ही मतलब एक ही अलग स्टेट की तरह का, अलग यूनिट की तरह इसको देखा जाता है। इसके बाद है लास्ट में आता है आपका स्वायत्त क्षेत्र। स्वायत्त क्षेत्र क्या होता है? कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र मान लो, ऐसे क्षेत्र मान लो जहाँ पे कम आबादी वाले इलाके हैं, जहाँ पे कुछ प्राचीन जनजातियां या कुछ मूल निवासी वगैरह रहते हैं, तो ये स्वायत्त क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। इनको कुछ इनकी संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से इनको कुछ स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रूस है ना, ये बटा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। तो रूस की जो संघीय संरचना है, संघीय संरचना देश की बहुजातीय बहुभाषीय प्रकृति को दर्शाती है, यानी यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। विशेष रूप से गणराज्य जो है इसको अपनी भाषा, अपना संविधान और कुछ प्रशासनिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो गणराज्य है उसकी अपनी अलग भाषा हो सकती है, अपना अलग संविधान भी हो सकता है, कुछ प्रशासनिक अधिकार भी हो सकते हैं, हालांकि लेकिन ये एक सेंटर के अंडर में ही होते हैं, ठीक है। जो केंद्र होता है, केंद्र के अंदर में ही होते हैं, प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेगा, असली पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, बस इसको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि रूस जैसे विशाल देश में विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थानीय आवश्यकता है उसकी पहचान को महत्व दिया जा सके। जैसे कि आप ये देखो, तातारस्तान, चेचन्या जैसे जो क्षेत्र हैं इसको विशेष स्वायत्ता और विशेष समझौते मिले हुए हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि रूस की व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता और संवैधानिक स्तर पे स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब है कि रूस में ना अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और ये जो विविधता है, इस विविधता को, क्षेत्रीय विविधता को अलग अलग लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। फिर केंद्रीकृत प्रथाएं, हालांकि रूस जो है संविधान के अनुसार देखा जाए तो ये संघीय राज्य है, ठीक है, एक फेडरल सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो केंद्र की सरकार है ना वो ज्यादा ताकतवर है, और जो प्रेसिडेंट है ये ज्यादा ताकतवर है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं पूरे देश को, ठीक है। रूस की जो संघात्मक शासन प्रणाली है औपचारिक रूप से बहुस्तरीय सत्ता विभाजन को मान्यता देती है। यहाँ पे बहुस्तरीय सत्ता यानी अलग अलग लेवल पे सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है, मान्यता मिलती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो असली पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है, ठीक है। वही कहीं ना कहीं पूरे रूस को चला रहा होता है। केंद्र सरकार जो है वो संघीय विषय यानी केंद्र के जो विषय होते हैं उसका बजट, उसकी पॉलिसी तय करना, स्थानीय डिसीजन लेना, इस पे पूरा नियंत्रण रखती है केंद्र की सरकार। इस कारण क्षेत्रीय सरकारों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार जरूर है लेकिन उसकी उतनी पावर नहीं है जितनी केंद्र के पास, सरकार के पास पावर है, ठीक है। केंद्र की मंजूरी और नियंत्रण के बिना कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो असली पावर किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की शक्तिशाली भूमिका, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो रूस में राष्ट्रपति जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है प्रशासन, नीति निर्माण, सुरक्षा, संघीय इकाइयों पे नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पॉलिसी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यही कारण है कि रूस में शक्तियों का जो वास्तविक केंद्र है वो राष्ट्रपति है, यानी प्रेसिडेंट के पास ही असली शक्ति होती है, और केंद्रीय शासन के पास केवल आपको केंद्रीय शासन के पास ये दिखाई देगा, ठीक है, यानी राष्ट्रपति और केंद्रीय शासन के पास ही आपको ये पावर दिखती है। इससे संघीय ढांचा जो है कमजोर और केंद्रीकरण क्या हुआ है? मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, दलीय प्रणाली और केंद्रीकरण। रूस की दलीय प्रणाली भी केंद्रीकरण को मजबूत करती है। रूस में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, बहुत सारे दल हैं यहाँ पे, लेकिन नियंत्रित बहुदलीयता है, ठीक है, यानी एक कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक नियंत्रित रूप से है, ठीक है। मतलब उतना खुला बहुदलीय सिस्टम नहीं है जैसा आपको भारत वगैरह में दिखेगा। यहाँ पे जो सत्ताधारी दल होती है, जैसे यूनाइटेड रसिया, इसका प्रभुत्व जो है राजनीति पे बहुत गहरा है। विपक्ष का दायरा यहाँ पे ना के बराबर है, कहने के लिए विपक्ष है पर विपक्ष उतना ताकतवर यहाँ पे नहीं होता है। राज्य नियंत्रित मीडिया यानी मीडिया भी पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में होती है, ठीक है, जिसके कारण सत्ता पक्ष जो होता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से मीडिया को चला सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुदलीय व्यवस्था है, मीडिया भी है, लेकिन असली में सरकार के अंडर ही होता है सब कुछ, सरकार के पास ही ज्यादा पावर होती है। अगला पॉइंट है विरोधाभास और चुनौतियां। रूस की संघीय व्यवस्था में असमानता और विरोधाभास भी आपको दिखाई देगा। असमानता कैसे है भाई और विरोध कैसा है, इसको समझते हैं। तो देखिए, कुछ शक्तिशाली और संसाधन संपन्न क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता मिली हुई है। अब देखिए, मान लीजिए रूस है, अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको, जो पहले से संसाधन संपन्न है, यानी उनके पास संसाधन है, उसके पास पैसा है, वो शक्तिशाली क्षेत्र है, और ऊपर से उसको स्वायत्ता विशेष अधिकार भी मान लो कुछ दे दिया जाए।
तो ऐसे में जो दूसरे स्टेट होंगे उनको कैसा लगेगा, उनको तो नहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे विरोधाभास भी हो जाता है, ठीक है। यानी जबकि अन्य क्षेत्रों पर केंद्र का अधिक नियंत्रण है, यानी दूसरे क्षेत्रों पे केंद्र का नियंत्रण भी ज्यादा है और यहाँ पे नियंत्रण भी कम है, तो ऐसे में क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है। तो इससे संघीय इकाइयों के बीच में समानता की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि समानता कहाँ है, अब किसी स्टेट को ज्यादा अधिकार दे दो, किसी को ज्यादा अधिकार ना दो, तो क्या समानता रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्थानीय स्वायत्ता और केंद्रीय नियंत्रण के बीच में संतुलन बनाए रखना रूस की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। एंड में आपको बताना है निष्कर्ष। रूस की जो राज्य व्यवस्था है ये एक मिश्रित प्रकृति रखती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है संविधान के हिसाब से देखें तो रूस को संघीय राज्य माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, संघीय की जगह केंद्रीकृत ज्यादा है, यानी केंद्र के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास, केंद्र सरकार के पास ही ज्यादा पावर होती है यहाँ पे। और विभिन्न क्षेत्रों को स्वायत्ता भी यहाँ पे मिली हुई है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए, असल में देखा जाए तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल जो होता है इसका प्रभाव ज्यादा होता है, इनके पास ज्यादा शक्ति होती है, ठीक है। इसलिए रूस को संवैधानिक रूप से संघीय लेकिन व्यवहार में अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा एंड यानी निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक दलीय और बहुदलीय जो प्रणाली है इसका विश्लेषण आपको करना है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में चीन और जर्मनी की आपको तुलना करनी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए किसी भी देश में देखा जाए तो वहां पे राजनीतिक दल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग अलग होती है। भारत में अलग तरीके का राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, चाइना में आपको अलग दिखेगा, दूसरे देशों में आपको अलग दिखेगा, ठीक है। हर देश में अलग अपना सिस्टम होता है। तो कुछ देशों में एक दलीय प्रणाली होती है, यानी एक ही पार्टी होगी, जैसे चाइना में होता है। जबकि कुछ देशों में बहुदलीय प्रणाली होती है, जैसे जर्मनी में बहुदलीय प्रणाली है, भारत में भी बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। चीन जो है एक प्रमुख एक दलीय राज्य है। चीन में क्या है, एक दलीय राज्य है, एक ही पार्टी है, ठीक है। जबकि जर्मनी जो है बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो देशों को कंपेयर करना है, एक है चीन और दूसरा है जर्मनी, जिसमें आपके क्वेश्चन में ये दो देश बता रखे हैं, ठीक है। हमको इसके बारे में बताना है। तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है, यानी एक ही पार्टी है, और यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारी पार्टी हैं, ठीक है। ये हमें समझना है। आगे चलते हैं। एक दलीय प्रणाली चाइना को समझते हैं। यानी एक दलीय प्रणाली में केवल एक राजनीतिक दल यानी एक ही पार्टी होती है, उसका सत्ता पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे चीन की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये जो पार्टी है ये चीन की प्रमुख राजनीतिक शक्ति है और यही चाइना को कंट्रोल करती है, ठीक है। या हालांकि यहाँ पे छोटे दल हैं, लेकिन वो नाम के हैं, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम करेंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ही मेन होगी। इसकी विशेषता क्या होती है, तो जहां पे एक ही पार्टी होती है, ठीक है, यानी जहां पे मान लो एक ही दल है, एक ही पार्टी है, तो वहां पे क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, यानी केंद्र एक ही हाथ में सत्ता रहेगी। फिर राजनीतिक स्थिरता रहेगी, क्योंकि भाई अलग अलग पार्टियां नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। नीति बहुत तेजी से लागू होगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसी को डिसीजन लेना है और तुरंत पूरे देश में लागू हो जाएगा, कोई उसमें रोक टोक करने वाला नहीं होगा। विपक्ष की भूमिका ना के बराबर होगी, सीमित होगी। और सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी तो है नहीं जो आ जाएगी सत्ता में, तो इनको कोई डर होगा। तो एक ही पार्टी रहेगी तो कंपटीशन भी कम हो गया, विपक्ष की भूमिका भी कम हो गई। तो ये इसकी विशेषता है। इसके लाभ भी है और इसके नुकसान भी है, ठीक है। ज्यादातर देखा जाए तो इसके क्या फायदे हैं इसको समझते हैं। सरकार में स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है, यानी स्थिर सरकार रहेगी, लंबे समय तक सरकार चलेगी, एक ही पार्टी है वही लंबे समय तक शासन चलाती रहेगी। निर्णय जल्दी लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार एक ही है, कोई फालतू का विपक्ष यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कोई यहाँ पे अड़ंगा डालने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन जल्दी हो जाएगा। दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करना आसान होगा, यानी लॉन्ग टर्म योजना बनाएंगे। अब देखो जैसे भारत है, भारत में हमारे यहाँ पे सरकार 5 साल के लिए आती है, तो सरकारें क्या सोचती है कि 5 साल बाद रहेंगी नहीं रहेंगी उसको उनका भी नहीं पता होता, तो बहुत ज्यादा लंबी योजना नहीं बनाती है सरकारें, ठीक है, यानी अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा कर दें, कुछ बेहतर कर दें, वो इतना ही सोचती है। लेकिन यहाँ पे जैसे जिन देशों में एक ही सरकार है और लंबे समय तक रहनी है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, उनको पता होता है कि हमें ही रहना है, तो वो लॉन्ग टर्म वाली योजना बनाएंगे हमेशा। फिर इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। दो कमियां क्या है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहेगा, उतनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। विपक्ष तो ना के बराबर रहेगा या फिर बिल्कुल कमजोर रहेगा। सरकार की आलोचना पे पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता। मीडिया पूरी की पूरी इनके कंट्रोल में रहती है। अब दूसरी तरफ है बहुदलीय प्रणाली। तो बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सा लेते हैं,
जर्मनी में विभिन्न विचारधाराओं वाले दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग विचारधारा होती है लोगों की और वो चुनाव लड़ते हैं जर्मनी में। अक्सर गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है। कई बार क्या होता है कि ये एक सरकार को, मान लो किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता तो मिलकर वो गठबंधन की सरकार भी बना लेते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे कई राजनीतिक दल की उपस्थिति होती है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी होगी, यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। गठबंधन की राजनीति भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। विपक्ष भी यहाँ पे मजबूत होता है। सरकार कोई डिसीजन लेगी, गलत करती है तो विपक्ष तुरंत ही खड़ा रहेगा उसकी कमियां निकालने के लिए, आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो सरकार कोई डिसीजन लेने से पहले विपक्ष के बारे में सोचेगी। फिर व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन बहुत होता है यहाँ पे। इसके लाभ क्या है, जनता को ज्यादा ऑप्शन मिल पाते हैं। मान लो एक सरकार है, सरकार, उस सरकार से जनता खुश नहीं है तो अगली बार उसको सत्ता से हटा सकती है, दूसरी को ला सकती है। विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व हो जाता है यहाँ पे। लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब इसकी कमियां भी है। कमियां क्या है, गठबंधन सरकार अगर होगी तो अस्थिर होगी, गिर सकती है। निर्णय लेने में समय भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई गठबंधन की सरकारें मान लो तो सबको खुश करना होगा, सबके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। दलों के बीच में मतभेद भी बढ़ जाता है कभी कभी, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कुछ समस्या है। अब इसको क्या करते हैं, अब हमने समझ लिया चीन की एक पार्टी वाला सिस्टम, फिर हमने पढ़ लिया जर्मनी में एक से ज्यादा पार्टी वाला सिस्टम। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इनके राजनीतिक आधार की। तो चाइना जो है यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है और जर्मनी जो है यहाँ पे बहुदलीय है। प्रमुख दल कौन सा है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां होती हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखें तो चाइना में सीमित होगा, क्योंकि एक ही पार्टी है, उसी को शासन में रहना है, उसी को सब कुछ चलाना है, तो यहाँ पे सीमित है। यहाँ पे व्यापक यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। चुनाव की बात करें तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है। फिर विपक्ष की भूमिका देखिए तो यहाँ बहुत कमजोर होगी या ना के बराबर होगी, यहाँ पे विपक्ष बहुत मजबूत होगा। सरकार की प्रकृति की बात करें तो केंद्रीकृत होगी, यानी एक केंद्र होगा, उसी के हाथ में सारा कंट्रोल होगा, वही देखेगी। लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक और गठबंधन आधारित प्रकृति होगी सरकार की। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या यहाँ पे लोगों को चाइना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, सीमित, बिल्कुल कम, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी। जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होगी वहां पे आपको लोकतंत्र होगा, जहाँ पे वहां पे ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक टेबल के हिसाब से इसको कंपेयर कर लिया। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि चीन में एक दलीय प्रणाली है, जिसके कारण राजनीतिक स्थिरता है, वहां पे तेज डिसीजन लिए जाते हैं, जबकि जर्मनी में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा देखा जाए वहां पे, तो वहां पे राजनीतिक भागीदारी को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पे। ठीक है, तो इन दोनों प्रणालियों को आप ऐसे ऐसे बता सकते हो कि इसकी अपनी अपनी विशेषता होती है और अपनी अपनी कमियां होती है। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा अच्छी नहीं है और कोई भी ज्यादा बुरी नहीं है, सब में अच्छी भी चीजें हैं तो बुरी भी चीजें हैं, तो यही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका यानी जो यूएसए है, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की तुलना करनी है आपको भारत में जो संवैधानिक व्याख्या है उससे करनी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अदालत होती है यानी जो न्यायालय होती है, उसके द्वारा ये जांचना कि सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा या विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया गया है, क्या वो कानून सही है या नहीं। कई बार क्या होता है, मान लो संसद या फिर मान लो कोई विधानसभा या विधानमंडल संविधान के खिलाफ जाके कोई कानून बना दे, ठीक है, जो कि संविधान के दायरे में ना हो, तो इसको जांचने की जो जिम्मेदारी होती है वो न्यायालय की होती है। इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायालय उसको अमान्य घोषित कर देगी। अमेरिका में जैसे देखो, भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऐसे ही सेम अमेरिका में भी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये क्यों है, ये इसलिए बनाए गए हैं 3 अंग, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और किसी एक अंग के पास ज्यादा शक्ति ना हो और कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश ना करे। ठीक है, अब अमेरिका में न्यायिक समीक्षा को समझते हैं। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा बहुत मजबूत मानी जाती है। अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है, यानी अमेरिका की जो कोर्ट होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, उसको क्या माना जाएगा कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो होगी वो वहां की अदालत होगी। इसका उद्देश्य है कि नागरिक की स्वतंत्रता बनी रहे, उसके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो बने रहे और संविधान की रक्षा भी होती रहे। ठीक है, तो अमेरिका में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की परंपरा जो है ये एक मेडिसन मरबरी मेडिसन नाम का कोई मामला आया था वहां पे, तो उसके बाद से ये और ज्यादा परंपरा मजबूत हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां की जो कोर्ट है, उसको ये अधिकार मिल गया था, यानी इस मामले के बाद ये अधिकार मिल गया था वहां की कोर्ट को कि
कांग्रेस या राष्ट्रपति का कोई कार्य संविधान के विरुद्ध अगर होता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कांग्रेस का मतलब वो नहीं है जो आप हमारे जैसे आप हमारे देश में सोचते हो कि हमारे यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी है, तो ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं है। अमेरिका में, अमेरिका में जो अमेरिका की जो संसद होती है उसका नाम कांग्रेस है। ठीक है, यानी अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। तो यहाँ पे आप इसको पार्टी मत समझ लेना। यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि अगर वहां की संसद यानी वहां की कांग्रेस या फिर वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि संविधान के खिलाफ हो यानी उसके विरुद्ध हो, तो उसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार वहां की कोर्ट के पास है। ठीक है, तो यही हमें समझना था। इसलिए अमेरिका में न्यायिक समीक्षा जो होती है वो चेक एंड बैलेंस का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी नियंत्रण और संतुलन जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। अब भारत में संवैधानिक व्याख्या की बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो अमेरिका वाला आपने समझ लिया, भारत का समझिए। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या करती है कि संविधान में क्या चीज है, कैसे है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित है और विस्तृत है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ये देखती है कि संसद या हमारी जो राज्य की विधानसभा है, विधानमंडल है, उसके द्वारा कोई कानून अगर बनाया गया है वो संविधान के मूल सिद्धांत या मौलिक अधिकार के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। यानी कहीं कोई संसद ने ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, या कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो हमारे संविधान की मूल जो स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित कर रहा हो। तो ये हमारी कोर्ट देखती है। फिर भारत में न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226, 368 इन सब से जुड़ी हुई है। भारतीय न्यायपालिका ने मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में हमारी जो संसद है वो संविधान में संशोधन तो करती है, कर भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान की अगर मूल संरचना को नष्ट किया तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी संशोधन कर सकती है हमारी संसद, लेकिन एक दायरे में, मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में संवैधानिक व्याख्या केवल कानून की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी ये करती है। अब यहाँ पे हमने दोनों को समझा, अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लो संविधान को देखें तो अमेरिका का जो है वो संक्षिप्त है, भारत जितना बड़ा नहीं है लेकिन कठोर संविधान है। भारत का संविधान जो है वो बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन थोड़ा लचीला है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो यहाँ पे बहुत मजबूत है, और भारत में देखा जाए तो भारत में भी मजबूत है, लेकिन संविधान की मूल संरचना से जुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है हमारे यहाँ पे। फिर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है अमेरिका में इसको, और भारत में संविधान और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में इसको देखा जाता है। शक्ति संतुलन की बात करें तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस और पे आधारित है, और हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक नियंत्रण पे आधारित है ये पूरी तरीके से। ठीक है, फिर अधिकारों की रक्षा की बात करें तो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के आधार पर अधिकारों की रक्षा की जाती है। हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार जो होते हैं उसके आधार पर अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, संसद पे नियंत्रण की बात करें तो संसद के कानून को रद्द किया जा सकता है, हमारे यहाँ पे संसद के कानून और संशोधन की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब मुख्य अंतर की बात करें तो अमेरिका में न्यायिक समीक्षा शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन की प्रणाली पे है, यानी शक्ति को पृथक्करण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसमें नियंत्रण के रूप में इसको देखा जाता है। अमेरिका में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये तीनों ही शक्तिशाली हैं, यानी अलग अलग शक्तिशाली अंग माने जाते हैं। अमेरिका की शासन व्यवस्था में तीनों अंगों का विभाजन जो है शक्ति संतुलन की बात करता है। ठीक है, ताकि शक्ति का एक बैलेंस बना रहे, कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। भारत में देखें तो थोड़ा सा अलग है। भारत में न्यायिक समीक्षा जो है संसदीय लोकतंत्र के भीतर काम करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संसद कानून बनाती है और उस कानून की समीक्षा हमारी न्यायपालिका कर सकती है। ठीक है, यानी न्यायालय ये देखता है कि कानून जो है संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा, मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, यानी यहाँ पे मूल संरचना वाली बात आ जाती है हमारे संविधान में देखा जाए तो। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षा करती है। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा शक्ति संतुलन और संविधान की सर्वोच्चता पे आधारित होती है। भारत में बात करें तो यहाँ पे संवैधानिक व्याख्या और मौलिक अधिकारों पे आधारित होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों पे आधारित होती है, हमारे संविधान की मूल संरचना की रक्षा पे आधारित होती है। तो ये अंतर था दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान की दिशा को आकार देने वाले विभिन्न संवैधानिक विकास जो है उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन का संविधान जो है दुनिया का सबसे पुराने संविधानों में से एक माना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी एक लिखित दस्तावेज में संकलित नहीं है। ठीक है, यानी लिखित संविधान नहीं है ये, बल्कि जो संसद के कानून है, जो यहाँ की ट्रेडिशन यानी परंपराएं हैं, जो यहाँ के जो न्यायिक निर्णय हैं, संवैधानिक सम्मेलन है, इस पे इसके आधार पे ये विकसित हुआ है।
तो ब्रिटेन में पूर्ण राजतंत्र था पहले, यानी पूरी तरीके से राजा का शासन होता था। फिर वही पूर्ण राजतंत्र धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया, ठीक है। यानी पहले पूरी तरीके से राजा का शासन था, फिर बाद में संविधान के तहत राजा का शासन आया, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है ना, ये मुख्य रूप से बिना रक्तपात यानी बिना खून खराबे, बिना लड़ाई झगड़े के हुआ है। अब एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश संविधान के विकास में मैग्ना कार्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। इसे 1215 में किंग जॉन ने जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजा की जो निरंकुश शक्ति है उसको लिमिट करना, यानी राजा के पास जो बहुत ज्यादा ताकत होती है जिसका वो मिस यूज भी करता है, उसको कंट्रोल करना, उसको नियमित करना, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सिद्धांत स्थापित हुआ है, राजा भी कानून के ऊपर नहीं है। यानी ये सिद्धांत यहीं से आया है कि राजा जो है वो कानून के ऊपर नहीं है, राजा को भी कानून के दायरे में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। राजा चाहे तो मनमाना टैक्स नहीं लगा सकता है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने कानून के शासन और नागरिक अधिकारों की प्रारंभिक नींव रखी। दूसरा है गौरवमय क्रांति 1688। 1688 की गौरवमय क्रांति ब्रिटिश संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति में जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम तृतीय और मेरी मेरी द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया गया था। तो इस घटना ने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया, यानी संसद सर्वोच्च है, सबसे ऊपर संसद है। राजा की शक्ति जो है वो विधायिका के अधीन कर दी गई, यानी राजा भी, ठीक है, सरकार से ऊपर यानी संविधान से ऊपर नहीं होगा, राजा को भी दायरे में रहकर ही काम करना होगा। ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना जो है वो रक्तहीन क्रांति के माध्यम से, ठीक है, यानी कोई खून खराबे वाली क्रांति नहीं हुई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गौरवमय क्रांति कहा जाता है, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स। गौरवमय क्रांति के बाद बिल ऑफ राइट्स ने संवैधानिक राजतंत्र को मजबूत किया है और इसके द्वारा राजा के जो दैवीय अधिकार था इसका खंडन कर दिया गया और नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी, ठीक है। यानी अब राजा जो है अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता है, बल्कि संसद और कानून के अनुसार ही उसको काम करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उसको शासन करना पड़ेगा। इसने ब्रिटेन में जो संसदीय सर्वोच्चता है यानी संसद सबसे ऊपर है और संवैधानिक शासन यानी संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के हिसाब से ही शासन चलेगा, इसको यानी संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत किया। फोर्थ पॉइंट है सुधार अधिनियम 1832। 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन में लोकतंत्र के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसे ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो अधिनियम था, ये जो एक्ट था, इसने पुराने और कम जनसंख्या वाले जो निर्वाचन क्षेत्र थे उसको खत्म कर दिया और औद्योगिक नगर जो थे उसको सही प्रतिनिधित्व दिलाया, ठीक है। इसके माध्यम से क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग था उसको वोट देने का अधिकार मिल गया था और इससे संसद में प्रतिनिधित्व जो था वो पहले के मुकाबले ज्यादा न्यायपूर्ण भी हो चुका था। नेक्स्ट है सुधार अधिनियम 1867 और 1884। 1832 के बाद 1867 में और 84 में भी सुधार अधिनियम आए। यहाँ पे मताधिकार यानी जो वोट देने का अधिकार था इसको और बढ़ाया गया। इन अधिनियमों के द्वारा मजदूर वर्ग हो गए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हो गए, इनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। इससे ब्रिटेन का संविधान जो था वो ज्यादा समावेशी बन गया, ठीक है, यानी सबको साथ में लेकर चलने वाला बन गया और प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना भी यहाँ पे क्या होती है, मजबूत होने लगी। अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये 1918 और 1928। यानी 1918 में ये जो अधिनियम आया इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिला जो थी और जो श्रमिक वर्ग था इसको सीमित रूप से मतदान का अधिकार मिला, ठीक है। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके बाद महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया वोट का, सीमित। फिर 1928 में मताधिकार को सभी वयस्कों तक विस्तारित कर दिया गया, यानी जितने भी अडल्ट हैं सबको वोट देने का अधिकार है। और इस परिवर्तन ने ब्रिटेन को सार्वभौमिक मताधिकार की दिशा में आगे बढ़ाया और लोकतंत्र का आधार जो था यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय सर्वोच्चता और हाउस ऑफ कॉमन्स का विकास। सुधार अधिनियम के बाद संसद का स्वरूप बदला, हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति बढ़ी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका सीमित होती गई यहाँ पे। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो थे उनकी उनका महत्व बढ़ने लगा था, ठीक है। ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संविधान में संसद जो है सबसे ऊपर मानी जाने लगी थी और संसद जो है सामान्य कानूनों के माध्यम से संविधान में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष। तो ब्रिटिश संविधान किसी एक समय में नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं और संवैधानिक विकासों के माध्यम से विकसित हुआ है, ठीक है। मैग्ना कार्टा जो था इसका महत्वपूर्ण रोल था, इसने राजा की शक्ति को लिमिट कर दिया था, सीमित कर दिया था। फिर गौरवमय क्रांति, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, इसने संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित किया, यानी संसद सबसे ऊपर है। और सुधार अधिनियम आए, उसने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बढ़ाया, मताधिकार और मानवाधिकार को यहाँ पे बढ़ाया, लोगों को वोट का अधिकार देना शुरू करा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटेन में जो विकास हुआ है ना वो क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे करके विकास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पास्ट
द पोस्ट चुनाव प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रणाली कौन सी होती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रणाली है। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे मान लो हम वोट देकर आते हैं किसी को, तो जब हम किसी को वोट देकर आते हैं तो जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीता हुआ माना जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली विश्व की पुरानी और स्थिर लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। यानी ब्रिटेन की जो चुनाव प्रणाली है वो दुनिया की सबसे पुरानी और स्थिर चुनाव प्रणाली में से एक मानी जाती है। ब्रिटिश चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यानी हर क्षेत्र से केवल एक ही कैंडिडेट जीतेगा। यानी चुनाव तो खूब सारे लड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो एक सीट है, उस पर 10 भी कैंडिडेट खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 कैंडिडेट खड़ा कर दो, लेकिन जीतेगा बस एक ही आदमी। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है। इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चल जाएगा। नेक्स्ट है सरल और स्पष्ट चुनाव प्रणाली। यानी ये जो प्रणाली है ये बहुत ही सरल है। मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं और मतगणना के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है, ठीक है, उसका मेंबर बन जाता है। और इससे चुनाव परिणाम भी जल्दी आ जाता है, स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। फिर स्थिर सरकार बनाने में सहायक, यानी ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है ये स्थिर सरकार बनाने में भी सहायक है। इसका कारण ये है कि ये प्रणाली बड़े दलों को अधिक सीटें दिलाती है और इसलिए किसी एक दल को बहुमत मिलना यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है और गठबंधन की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। ठीक है, और इससे एक स्थिर सरकार बन सकती है, नीति लागू करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर दो दलीय प्रणाली को बढ़ावा। ब्रिटेन में मुख्य रूप से कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी है, ये प्रभावशाली दल है। तो ये प्रणाली जो है बड़े दलों को ज्यादा फायदा देती है क्योंकि छोटे दल को वोट कई क्षेत्रों में बिखर जाता है। इसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्रिटेन में दो दलीय प्रवृत्ति जो होती है मजबूत होती है। नेक्स्ट है छोटे दलों का सीमित प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये छोटे दलों को उनके कुल मतों के अनुपात में सीटें नहीं मिल पाती। यहाँ पे ये प्रणाली स्थिर सरकार बनाने में सहायक है, लेकिन छोटे दल जो होते हैं उनको थोड़ा सीमित प्रतिनिधित्व देती है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए ना तो छोटे दल के लिए ये प्रणाली ज्यादा अच्छी भी नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए कोई छोटा दल पूरे देश में पर्याप्त वोट प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में पहले स्थान पर नहीं आता तो उसे सीट नहीं मिल पाती है। फिर मतों और सीटों में असमानता। ये जो प्रणाली है इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दल को कुल मत कम मिलते हैं लेकिन सीटें जो होती है वो ज्यादा मिल जाती है। वहीं किसी दल को राष्ट्रीय स्तर पे अधिक वोट मिल जाते हैं लेकिन फिर भी सीटें कम मिल जाती हैं। तो इससे प्रतिनिधित्व जो है ना पूरी तरीके से अनुपातिक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको नेगेटिव मानते हो तो नेगेटिव मान लो, या पॉजिटिव मानना है तो पॉजिटिव मान लो, क्योंकि भारत जैसे देश में अगर हम इसको भारत के नजरिए से देखें तो भारत में ये चीज वैसे भी उस तरीके से हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय दलों को लाभ। यदि किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन किसी विशेष इलाके में केंद्रित है तो इस प्रणाली में उसको लाभ पूरा मिलेगा। ठीक है, आप देखते हो ना भारत में ये फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली होती है तो जिसके कारण लोकल पार्टियां भी अपने अपने स्टेट में जीतती हैं। लेकिन जिन छोटे दलों का समर्थन पूरे देश में फैला हुआ है उन्हें सीटों में नुकसान हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में थोड़ी थोड़ी सी वोट मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे एक आधी सीट भी मिल जाती है, तो पूरे देश में उस तरीके का फायदा हो नहीं पाता है। लास्ट में आपको कमेंट करना, टिप्पणी बताना है कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र को स्थिरता और स्पष्ट बहुमत प्रदान करती है। ये सरकार निर्माण के लिए भी आसान होती है। ये बहुत मतलब एक सिंपल प्रोसेस होती है, कोई भी इसको समझ सकता है, बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष बताना है कि ब्रिटेन की जो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है इसमें संसदीय लोकतंत्र को स्थिर और प्रभावी बनाती है, लेकिन प्रतिनिधित्व को थोड़ा सीमित भी करती है। बड़े दलों के पक्ष में ये काम करती है। ठीक है, छोटे दलों को इसमें ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं तो छोटे दलों के लिए कई बार ये ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के 1988 संघीय संविधान की रचना के लिए मुख्य कारकों का विश्लेषण करना है। ठीक है, यानी जो ब्राजील का 1988 का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रचना जो है इसके मुख्य कारक आपको बताने हैं। तो देखिए ब्राजील का 1988 का संविधान उसके राजनीतिक इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ब्राजील ने स्वतंत्रता के बाद कई संविधान अपनाए, जैसे 1889 में, 34 में, ठीक है, 1934 के बाद 1946 में, 1988 में, ये संविधान थे इनके। 1988 का संविधान जो है वो वर्तमान में लागू है और इसे नागरिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा वाला आधुनिक संविधान माना जाता है, यानी ये लंबे समय तक चलता आ रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता। ब्राजील जो था लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता वाला क्षेत्र था
और यहाँ पे 1988 के संविधान की जो रचना है, इसका सबसे बड़ा कारण था लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना था। तो इस संविधान ने ब्राजील को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक आधार दिया। फिर क्या होता है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, 1988 के संविधान को संविधान नागरिक भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर विशेष जोर दिया गया था और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था, जनता जो है उसको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, न्याय मिले। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको संविधान नागरिक कहा गया है, क्योंकि ये नागरिकों के लिए ही बनाया गया था, उनकी भलाई के लिए बनाया गया था। संघीय ढांचे को मजबूत करना, ब्राजील एक बड़ा देश है, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच में अधिकार जो है वो उसका स्पष्ट बंटवारा जरूरी है। तो 1988 के संविधान में केंद्रीय सरकार जो है 26 राज्यों और एक संघीय जिले के बीच में अधिकारों को स्पष्ट विभाजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इससे संघीय व्यवस्था को मजबूती मिलती है। संघीय एक संघ होगा, फिर यहाँ पे राज्य होंगे, मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सबको शक्तियां मिली होंगी, तो इस तरीके से काम करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ब्राजील की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं एक बड़ी समस्या रही है। ब्राजील का राजनीतिक ढांचा जो है सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। फिर 1988 के संविधान में राज्य की सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो यानी ब्राजील की अगर हम राजनीति देखें तो उसमें सामाजिक आर्थिक असमानता जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमेशा से, क्योंकि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, गरीब है वो बहुत गरीब है, तो एक खाई है उनके बीच में, तो ये एक बड़ी समस्या रही है। इसलिए यहाँ पे जो राजनीतिक ढांचा है उसमें सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जातीय भेदभाव की समस्या है यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध प्रावधान, यानी ब्राजील में काले और आदिवासी समुदाय जो थे ऐतिहासिक रूप से शोषण इनके साथ हुआ है और बहुत शोषण हुआ है, तो भेदभाव का सामना इनको करना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए जो संविधान बना था 1988 में, इस संविधान में भेदभाव के खिलाफ मजबूत प्रावधान किए गए थे कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा रंग रूप के आधार पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनको न्याय मिल सके, उनको अधिकार मिल सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता, ब्राजील में बार बार होने वाले राजनीतिक परिवर्तन ने स्थिर संविधान की आवश्यकता पैदा की। 1988 के संविधान का उद्देश्य जो था राजनीतिक स्थिरता, नागरिक अधिकारों की रक्षा और राज्य की सामाजिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना था। यानी ब्राजील में क्या होता था कि बार बार जो राजनीतिक परिवर्तन होते थे उसके कारण एक स्थिर संविधान की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, बार बार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, तो एक चाहिए था एक परमानेंट संविधान हो। तो इसकी पूर्ति किसने करी, 1988 के संविधान ने, और इसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि ब्राजील के 1988 का जो संघीय संविधान था, इसकी रचना जो है लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करता है, जनता जो वहाँ पे है उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, संघीय ढांचा जो है ब्राजील का उसको मजबूत करता है और लोगों के बीच में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उसको कम करने का प्रयास करता है। जो कमजोर वर्ग है जिनके साथ शोषण होता था, ठीक है, उनको न्याय दिलाने का ये प्रयास करता है। तो ये एक तरीके से एक बेहतरीन संविधान माना जा सकता है ब्राजील के नजरिए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसराइल के फिलिस्तीन के साथ चल रहे संघर्ष का उसके शासन और घरेलू राजनीति पे क्या प्रभाव है। तो इसराइल की राजनीतिक व्यवस्था उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होती है। 1948 में क्या था, इसराइल एक स्वतंत्र यहूदी देश के रूप में स्थापित हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन विभाजन योजना को मंजूरी भी दे दी थी, जिसमें एक यहूदी और एक अरब राज्य बनाने का प्रस्ताव था। ठीक है, यानी एक यहूदी देश बनेगा, एक अरब कंट्री बनेगा, लेकिन अरब पक्ष ने इसको अस्वीकार कर दिया, उन्होंने इसको नहीं माना। यहीं से इसराइल और अरब के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, युद्धों की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, और आज तक इसराइल की राजनीति को ये प्रभावित कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है सुरक्षा प्रधान शासन व्यवस्था। तो फिलिस्तीन के साथ क्या है, लंबे समय से इनका संघर्ष चला है, जिस कारण इसराइल की शासन व्यवस्था में सुरक्षा जो है सबसे मेन प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, सरकार की जो वहाँ पे नीति होती है, उनका जो बजट होता है, उनका जो डिसीजन होते हैं, अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा उसमें सबसे मेन होती है, सीमाओं की रक्षा सबसे मेन होती है, आतंकवाद जो रोधी उपाय हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है, सेना और सुरक्षा संस्थाओं का शासन में प्रभाव बढ़ा है और वहाँ पे बजट भी इनका ज्यादातर सुरक्षा के क्षेत्र में लगता है। ठीक है, दूसरा, घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण। इसराइल की राजनीति में फिलिस्तीन प्रश्न ने समाज और दलों के बीच में गहरा विभाजन पैदा किया है। कुछ दल कठोर सुरक्षा नीति और सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ दल शांति वार्ता और समझौते को प्राथमिकता देते हैं। जैसे यहाँ पे लेबर पार्टी हो गई, ओवरडा हो गई, इसके बारे में बताया गया कि ये इसराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया की प्राथमिकता देना चाहते हैं। अगला पॉइंट है गठबंधन राजनीति पर प्रभाव। इसराइल में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है यहाँ पे एक से अधिक पार्टियां अस्तित्व में है।
नेसेट, नेसेट क्या है? यहाँ की संसद का नाम है। जैसे हमारी संसद होती है ना, ऐसे यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। तो नेसेट में 120 जो मेंबर होते हैं, और सरकार बनाने के लिए अक्सर गठबंधन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो इसराइल की राजनीतिक प्रणाली में गठबंधन सरकारें जो हैं वो आम है, और ये संसद और कानून निर्माण को प्रभावित करती है। फिलिस्तीन संघर्ष के मुद्दे पर जो दलों के अलग अलग दृष्टिकोण गठबंधन निर्माण को कहीं ना कहीं कठिन बना देते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अलग अलग जो दल होते हैं उनकी अलग अलग थोड़ी विचारधारा होती है, उनका नजरिया अलग अलग होता है। तो कई बार फिलिस्तीन संघर्ष के मुद्दे पे दलों की जो विचार हैं वो अलग अलग है, तो इसकी वजह से गठबंधन का निर्माण थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कानून निर्माण और नीतियों पे प्रभाव। लगातार संघर्ष के कारण इसराइल और कानून निर्माण पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हमेशा प्रभाव रहता है। यह हमेशा सीमा सुरक्षा पे, अपने नागरिकों की सुरक्षा पे, सैन्य सेवा क्षेत्र पे, आपातकालीन नीतियों पे और आंतरिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों को ज्यादा महत्व देते हैं। इससे क्या है कि कल्याणकारी आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर कभी कभी ध्यान कम जाता है, क्योंकि भाई देखो खतरा रहता है, इसराइल को हमेशा खतरा रहता है अगल बगल के देशों से, जिस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए इनको ये डिसीजन ज्यादा लेना पड़ता है। पहचान और राष्ट्रवाद की राजनीति। इसराइल स्वयं को यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य मानता है। फिलिस्तीन संघर्ष के कारण यहूदी पहचान, यहूदी राष्ट्रवाद और सुरक्षा की भावना जो है इनकी घरेलू राजनीति को मजबूत करती है। इससे क्या होता है, दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों को भी समर्थन यहाँ पे मिला है। यहीं पे अरब नागरिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे भी बहस खूब तेजी से चली है। सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक पे प्रश्न। तो फिलिस्तीन संघर्ष का प्रभाव जो है इसराइल के भीतर जो यहूदी और अरब समुदाय हैं उनके संबंधों पे भी पड़ता है। संघर्ष के समय अविश्वास देखने को मिलता है, कई बार तनाव या सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। इससे घरेलू शांति या सामाजिक एकता भी प्रभावित होती है। विदेश नीति और घरेलू राजनीति का संबंध। फिलिस्तीन संघर्ष केवल बाहरी नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति का भी एक विषय रहा है। चुनाव में दल जो होते हैं अक्सर सुरक्षा, शांति प्रक्रिया, बस्तियों और फिलिस्तीन नीति पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर समर्थन प्राप्त करते हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि फिलिस्तीन से हमेशा रहता है संघर्ष। अब फिलिस्तीन से संघर्ष रहता है, ये केवल बाहर की नीति का मुद्दा नहीं है, ये इनके घरेलू नीति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वोट जो वहां पे लोग डालते हैं या लोग अपने नेता को चुनना पसंद करते हैं, तो वो भी ये सोच के, फिलिस्तीन को सोचकर चुनना पसंद करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष। फिलिस्तीन के साथ इसराइल का लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और इसराइल की शासन व्यवस्था इसकी घरेलू राजनीति को ये गहरे तौर पे प्रभावित करता है। इससे सुरक्षा प्रधान नीतियां यहाँ पे मजबूत हुई है, गठबंधन की राजनीति थोड़ी जटिल बन जाती है, और दलों में वैचारिक विभाजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1949 से लेकर अभी तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किस तरीके से चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार दिया है, इसका परीक्षण कीजिए। तो 1949 में माओ तुंग्स के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसने एक चीनी गणराज्य या फिर जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना की थी। माओ के नेतृत्व में 1949 में क्या हुई थी, एक क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसके बाद क्या था, चीन पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चला गया था, और चीन में एक पार्टी का शासन है। आपको पता ही है कि यहाँ पे वन पार्टी वाला सिस्टम है। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना। 1949 के बाद चीन की राजनीतिक व्यवस्था का आधार जो था एक दलीय शासन बना, यानी एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। वो क्या करेगी, चाइना में शासन करेगी। चीन में 8 अन्य राजनीतिक दल भी है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से सत्ता में भागीदारी नहीं करते हैं। ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं इसके नियंत्रण में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है सत्ता का केंद्रीकरण। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन की सभी संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया। पार्टी की केंद्रीय समिति और जो इसकी ब्यूरो नीति है उसके निर्माण में भी जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि पूरी तरीके से चीन को कंट्रोल किया गया है। ठीक है, यानी चीन जो है अत्यधिक केंद्रीकृत है। ठीक है, यानी केंद्र से ही डिसीजन लिया जाएगा, वो ही पूरे चीन में लागू किया जाता है। समाजवादी संविधान और पार्टी नेतृत्व। 1954 में चीन का पहला संविधान लागू हुआ, जिसमें समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, मजदूरों के अधिकार, कृषि उद्योग, सामूहिकरण, इन सब चीजों को महत्व दिया गया। बाद में 1982 में संविधान लागू हुआ। ठीक है, और जो वर्तमान संविधान इनका माना जाता है, इसमें नागरिकों को कुछ अधिकार तो दिए गए, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी के प्रति निष्ठा और एक पार्टी शासन को बनाए रखना भी जरूरी है। यहाँ पे माओ काल का आर्थिक नीतियां, यानी माओ के समय में चीन ने समाजवादी नीतियों के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया। भूमि सुधार करे, सामूहिक खेती, उद्योग पे राज्य का नियंत्रण। ठीक है, इस तरीके से काम चला रहे थे। फिर 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तेजी से औद्योगिकरण करना है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि चाइना में आर्थिक संकट जो हुआ है उसको दूर किया जा सके।
सांस्कृतिक क्रांति और उसका प्रभाव। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से भी समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया और इसके कारण शिक्षा, प्रशासन, समाज में भारी अव्यवस्था भी कई बार फैल गई थी। इससे चीन की सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। ठीक है, काफी लोग जो लाखों लोग जो थे वो उससे प्रभावित हुए। बुद्धिजीवी और नेता जो था उनको भी दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन चाइना ने बहुत सख्ती से, ठीक है, एक तरीके से तानाशाही वाला शासन चलाता है चाइना और सबको कंट्रोल किया। फिर देंग शाओपिंग का समय आता है। 1978 में देंग शाओपिंग जो थे इन्होंने बिल्कुल बदलाव कर दिया चाइना में। ये लेकर आ गए ओपन डोर पॉलिसी, यानी इन्होंने कहा कि भाई हमने दरवाजे खोल दिए हैं पूरी दुनिया के लिए, यानी पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आओ, हमसे व्यापार करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो चीन ने समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया। और चीन ने क्या करा, औद्योगिकरण, यानी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा। शहरीकरण और तकनीकी विकास जो था इसको बढ़ावा दिया, जिसके कारण चाइना को फायदा हुआ। फिर राजनीति में बदलाव नहीं, इन्होंने अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव करे, यानी देंग के सुधारों के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे चाइना जो था तेजी से आगे बढ़ने लगा। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो पूंजीवादी तत्वों को भी इसने अपनाना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं चाइना को इस कदम से, यानी 1978 वाला जो डिसीजन था ओपन डोर नीति, उससे चाइना को बहुत तेजी से फायदा हुआ। ठीक है, बहुत तेजी से डेवलप हुआ। फिर शी जिनपिंग काल में पार्टी का नियंत्रण, यानी 21वीं शताब्दी में शी जिनपिंग के नेतृत्व में पार्टी और राज्य के बीच में सीमाएं और कठोर हो गई। 2018 में संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा समाप्त कर दी गई। इससे शी जिनपिंग का जो नेतृत्व है और इनकी शक्ति जो थी वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई। आलोचनात्मक परीक्षण। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को राजनीतिक स्थिरता दी, तीव्र आर्थिक विकास किया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, गरीबी कम करने के लिए इन्होंने योगदान दिया। लेकिन दूसरी तरफ इस व्यवस्था में विपक्ष को कमजोर किया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमी आई। ठीक है, ये भी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। निष्कर्ष में आपको बताना है कि 1949 के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में राजनीतिक व्यवस्था को बदला, अर्थव्यवस्था को बदला और कहीं ना कहीं चाइना को एक नया आयाम दिया। ठीक है, और जिसकी वजह से चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी तेज़ी से बदली।